नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्पेक्ट्रम बुक के चौथे चैप्टर ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति की शुरुआत की थी, जिसमें मुगल साम्राज्य के विघटन के कारण औरंगजेब के पश्चात साम्राज्य के सम्मुख अन्य समस्याएं, स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय, उत्तराधिकारी राज्य जिसमें हैदराबाद, बंगाल और अवध शामिल है, स्वतंत्र राज्य जिसमें राजपूत राज्य मैसूर और केरल शामिल है, नवीन राज्य जिसमें मराठा, सिख, रोहेला एवं मंगश पठान शामिल है के बारे में पढ़ लिया था। और आज की क्लास में हम ब्रिटिश विजय के समय भारत की सामाजिक आर्थिक दशाएं, आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, दास्ता, कला एवं स्थापत्य इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रीय राज्यतंत्रों की प्रकृति एवं सीमाएं। 18वीं शताब्दी के भारत में स्वायत्त राजनीतिक तंत्र का विकास हुआ, जो क्षेत्रवार भिन्न भिन्न था। इन स्वतंत्र राजनीतिक तंत्रों, जिनका उदय प्रांतों में हुआ, ने मुगल सत्ता के साथ निरंतर गठजोड़ कायम किया। यद्यपि मुगल शासक ने प्रांतीय प्रशासन पर पहले जैसा नियंत्रण खो दिया था, तथापि प्रांतीय सत्ता पर उसकी छत्रछाया का महत्व अभी भी बना हुआ था। नवीन उदित क्षेत्रीय शक्तियों ने इस महत्व को स्वीकार किया, यहाँ तक कि मराठाओं एवं सिखों के विद्रोही मुखियाओं ने भी मुगल शासक या सर्वोच्च सत्ता को मान्यता दी। प्रत्येक राज्य ने अपनी जरूरतों के मुताबिक अपने प्रशासनिक संगठन एवं सेना को पुनर्गठित किया, परंतु इन राज्यों द्वारा प्रायः मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया गया। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उदयमान राज्य व्यवस्था प्रकृति में क्षेत्रीय थी और जमींदारों, व्यापारियों, स्थानीय कुलीनों एवं मुखियाओं जैसे स्थानीय समूहों के सहयोग से कार्य करती थी। 18वीं शताब्दी में मुगल शासन की सत्ता एवं वित्तीय स्थिति कमजोर होने के साथ कुलीनों एवं शासकों को आवश्यक वित्तीय मदद प्रदान करके क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था के उदय एवं कार्यकरण में व्यापारियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ जमींदार एवं स्थानीय मुखिया केंद्रीय सत्ता के अभाव में स्थानीय लोगों के संरक्षक के रूप में सामने आए। प्रांतीय शासकों ने स्वयं के शासन को बनाए रखने के लिए इन वित्तीय स्थानीय हितों को ध्यान में रखा। निश्चित रूप से कुछ अपवाद भी थे। उदाहरण के तौर पर मैसूर के शासक ने स्थानीय मुखियाओं को मान्यता नहीं दी। इसे क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था की एक कमजोरी समझा जा सकता है। चूंकि प्रांतीय शासक बेहतरीन वित्तीय, प्रशासनिक एवं सैन्य संगठन पर आधारित व्यवस्था को विकसित करने में असफल रहे, विभिन्न पड़ोसी शक्तियों के बीच निरंतर युद्ध एवं अन्य कमजोरी थी, जिसमें किसी को भी प्रभुत्व हासिल नहीं हुआ। ये राज्य मुगल साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन इनमें कोई भी अखिल भारतीय स्तर पर अस्थायी राज्य व्यवस्था कायम करने में सक्षम नहीं था। सामाजिक आर्थिक दशाएं। 18वीं शताब्दी के भारत को अव्यवस्था के शिकार के तौर पर चित्रित किया जाता है, जैसा कि यह दो महान साम्राज्यों मुगल एवं ब्रिटिश के बीच का समय था। अभी तक इस शताब्दी को अंधा युग, डार्क एज के रूप में विवेचित किया जाता है। वैश्विक संदर्भ में भारत आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र नहीं था, न ही यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका इतने धनवान थे जितना वे 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में बने। मुगलों द्वारा निर्मित साम्राज्य निश्चित रूप से क्षीण हो गया था, लेकिन समाप्त नहीं हुआ था। मुगल साम्राज्य का पतन शताब्दी की प्रबल विशेषता नहीं थी। क्षेत्रीय राज्य व्यवस्थाओं की स्थापना और ब्रिटिश शक्ति का उदय समान रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम। मुगल से क्षेत्रीय और ब्रिटिश राजनीति तक परंपराओं की निरंतरता विशिष्ट एवं विलक्षण थी, लेकिन इन तीनों राज्य व्यवस्थाओं के बीच अंतर समान रूप से असाधारण एवं आश्चर्यजनक थे। कई मामलों में उत्तराधिकारी राज्य अस्थायी राज्य व्यवस्था वाले सिद्ध हुए। मराठा, जो मुगलों की बर्बादी पर एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में उदित हुए, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों, बाहरी चुनौतियों एवं आंतरिक कमजोरियों के संयोग के कारण उफनती ब्रिटिश शक्ति के समक्ष टिक पाने में असफल हो गए। यह सत्य है कि 18वीं शताब्दी में भारत आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से पर्याप्त प्रगति नहीं कर सका। बढ़ती राजस्व मांग, अधिकारियों की अत्याचारों, कुलीनों की लालसा एवं लालच, जमींदारों की अनियंत्रित लगान वसूली और निरंतर युद्ध एवं मतभेदों के कारण आम जनता को भयानक शोषण एवं अत्याचार सहने पड़े। किसान निर्धन, पिछड़े एवं शोषित बने रहे और जीवन निर्वाह के स्तर पर जी रहे थे, जबकि धनी एवं शक्तिशाली वर्ग विलासिता एवं ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत कर रहे थे। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत इकाई समुदाय अभी भी आत्मनिर्भर एवं स्वशासित थी, जो अपनी सभी स्थानीय जरूरतों को पूरा कर लेती थी। ग्राम या ग्राम राज्य के साथ इनका संबंध मात्र भू राजस्व के भुगतान तक सीमित था। जब शासक और राजवंश परिवर्तित हो जाते थे, ग्रामीण समुदाय पहले जैसे बने रहते। एशियाटिक समाजों की इस अपरिवर्तनीयता ने यूरोपीय पर्यवेक्षकों का ध्यान खींचा।
इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता आर्थिक गतिहीनता के लिए भी जिम्मेदार थी। भारत में दस्तकारी का विकास उच्च स्तर पर पहुंच गया था और उसने विश्वव्यापी बाजार का ध्यान आकर्षित किया। ढाका, अहमदाबाद और मसूलीपट्टनम का सूती वस्त्र, मुर्शिदाबाद, आगरा, लाहौर एवं गुजरात के सिल्क के कपड़े, कश्मीर, लाहौर एवं आगरा के उत्कृष्ट ऊनी शॉल एवं कालीन, स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण, धातु कार्य, धातु के बर्तन, हथियार इत्यादि भारत एवं विदेशी दोनों बाजारों में पाए जाते थे। बड़े पैमाने पर घरेलू एवं विदेशी व्यापारी पूंजीपति गठजोड़ को अस्तित्व में लाया और बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ। उत्तर भारत में जगत सेठ, नगर सेठ और दक्षिण भारत में चेट्टी का उनके विस्तृत बैंकिंग समूहों के साथ उदय हुआ और हुंडी एवं अन्य बैंकिंग स्वयं व्यवहारों के व्यापक प्रयोग ने व्यापार एवं वाणिज्य को तीव्रता प्रदान की। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था में इस विकास ने इस बात के संकेत दिए कि पूंजीवाद के तीव्र विकास हेतु यहाँ कुछ पूर्व दशाएं मौजूद थी। शैक्षिक स्थिति, शिक्षा व्यवस्था परंपरागत थी और पश्चिम में तीव्र विकास से अनभिज्ञ थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अध्ययन की उपेक्षा की गई और साहित्य, विधि, धर्म, तर्क एवं दर्शन शास्त्र के अध्ययन पर बल दिया गया। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था थी लेकिन उच्च शिक्षा बेहद सीमित थी। राजा और धनी जमींदारों ने उच्च शिक्षा के स्थानों को संरक्षण प्रदान किया। हिंदुओं के बीच उच्च शिक्षा मुख्य रूप से ब्राह्मणों के बीच संस्कृत अधिगम पर आधारित थी, जबकि फारसी शिक्षा तात्कालिक समय की राजकीय भाषा पर आधारित होने के कारण हिंदू एवं मुसलमानों के बीच लोकप्रिय थी। हालांकि यह गौरतलब है कि 18वीं शताब्दी में साक्षरता का औसत बाद के ब्रिटिश शासन से बेहतर था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1813 में लिखा कि सामान्य तौर पर भारतीय पढ़ने लिखने एवं गणित में यूरोप के किसी भी देश के आम लोगों की अपेक्षा बेहद प्रतिभा रखते हैं। हालांकि उच्च वर्गों की महिलाओं को छोड़कर महिलाओं की शिक्षा की उपेक्षा की गई। महिलाओं की स्थिति, महिलाओं को घर एवं समाज में आदर एवं सम्मान दिया जाता था, लेकिन समानता नहीं दी गई थी। भारत में पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था, केरल जैसे कुछ हिस्सों में महिलाओं को बेहद न्यून व्यक्तित्व हासिल थी। यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी थे, जबकि उच्च वर्ग की महिलाएं घर पर रहती थी। निम्न वर्ग की महिलाएं परिवार की आय में हाथ बटाने के लिए खेतों एवं घर से बाहर काम करती थी। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही महिलाओं के बीच पर्दा प्रथा आम थी। यद्यपि गरीब परिवारों की महिलाएं आजीविका के लिए घर से बाहर काम करने के लिए जाती थी तो इसका पालन नहीं करती थी। सती प्रथा, बाल विवाह एवं बहु विवाह जैसे शोषक सामाजिक प्रथाओं एवं परंपराओं ने महिलाओं की प्रगति में बाधा डाली। हिंदू विधवा महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय थी। दहेज जैसी बुरी प्रथा एवं विशेष रूप से बंगाल एवं राजपूताना में व्यापक थी। सांस्कृतिक स्थिति, 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में सांस्कृतिक क्षेत्र में संपूर्णता के कुछ परिलक्षण दिखाई दिए। पूर्व की शताब्दियों के साथ सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखी गई और स्थानीय परंपराओं का निरंतर विकास हुआ। लेकिन भारतीय संस्कृति की मुख्य कमजोरी विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ना थी और भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पश्चिम से बेहद पीछे छूट गए थे। भारतीय सोच परंपरा से बंधी हुई थी और सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का घर बनी हुई थी। अधिकतर भारतीय शासकों ने सैन्य प्रशिक्षण, आयुध एवं युद्ध कला की तकनीकों के अलावा पश्चिमी चीजों में कोई रुचि नहीं दिखाई। भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में कुछ सकारात्मक संकेत दृष्टिगोचर हुए। 18वीं शताब्दी के दौरान उदाहरण के लिए हिंदी, मलयालम एवं सिंधी के साथ उर्दू भाषा एवं काव्य भी फला फूला। विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सांप्रदायिकता सौहार्द इस समय के भारतीय समाज की एक अद्भुत विशेषता थी। दास्ता की व्यापकता एक अन्य सामाजिक बुराई थी। व्यापक रूप से कहा जाए तो दासों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, घरेलू दास और कृषि दास। कृषि दास को भूमि की बिक्री के साथ नए स्वामी को बेच दिया जाता था। यूरोपीय यात्रियों एवं प्रशासकों ने भारत में दास्ता या दास प्रथा की व्यापकता को प्रमाणित किया। आर्थिक तंगी, अकाल, प्राकृतिक आपदा, अत्यंत निर्धनता ने लोगों को अपने बच्चे बेचने को मजबूर किया। राजपूत, खत्री और कायस्थ परिवार घरेलू कार्य के लिए दास महिलाओं को खरीदते थे। हालांकि भारत में दासों की स्थिति अमेरिका एवं यूरोप के दासों से बेहतर थी। दासों को सामान्यतः परिवार के वंशानुगत नौकर के तौर पर देखा जाता था। दासों को आपस में विवाह करने की अनुमति थी और उनके बच्चों को स्वतंत्र नागरिक समझा जाता था। भारत में यूरोपियों के आगमन पर, विशेष रूप से पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के आने से दास्ता एवं दास व्यापार को एक नया आयाम प्राप्त हुआ। 1752 में दासों की नियमित खरीदारी एवं पंजीकरण के लिए कलकत्ता में एक कोर्ट हाउस बनाया गया।
कला एवं स्थापत्य। दिल्ली में कला, स्थापत्य एवं साहित्य के संरक्षण के अभाव में संबद्ध प्रतिभाएं दिखाई दी। आसफुद्दौला ने 1784 में लखनऊ में एक बड़ा इमामबाड़ा, मुहर्रम त्यौहार मनाने के लिए एक भवन का निर्माण किया। इसमें सहारे के लिए किसी भी प्रकार के स्तंभ का न होना ने इसे स्थापत्य के दृष्टिकोण से बेहद खास बना दिया। सवाई जयसिंह ने भारत में सुप्रसिद्ध गुलाबी शहर जयपुर एवं 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया, जिसमें जयपुर, नई दिल्ली एवं बनारस की वेधशालाएं शामिल हैं। अमृतसर में महाराजा रंजीत सिंह ने सिख तीर्थ स्थान का नवीनीकरण किया और इसके निचले आधे हिस्से को मार्बल से सुसज्जित किया तथा ऊपरी आधे हिस्से को तांबे से तैयार कर उस पर सोने की पतली परत चढ़वाई और इसे स्वर्ण मंदिर नाम दिया। उर्दू, हिंदी, बंगाली, असमिया, पंजाबी, मराठी, तेलुगु और तमिल जैसी देशी बोलियों का बेहद विकास हुआ। भारत में 18वीं शताब्दी के दौरान ईसाई मिशनरियों ने प्रेस की स्थापना की और बाइबल का देशी संस्करण निकाला। जिजेन बेग, एक दानिश मिशनरी, ने तमिल व्याकरण का संकलन किया और बाइबल के तमिल संस्करण का प्रकाशन किया। इन मिशनरियों द्वारा एक तमिल शब्दकोश का भी संकलन किया गया। बंगाल में बपतिस्मा दाता मिशनरियों केरी, वार्ड एवं मार्शल मैन ने सेरामपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और बाइबल के एक बंगाली संस्करण को प्रकाशित किया। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले क्लास में हम स्पेक्ट्रम बुक का 5वां चैप्टर ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की शुरुआत करेंगे।